हेलो, स्वागत है आप सबका मिशन 10th चैंपियन पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं शिखर बैच के नाम से, और इस सीरीज में आप लोग को हर वो कंटेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है जो आप लोग 2027 के एग्जामिनेशन में काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो जो अभी से ही सीरियस हैं और चाहते हैं कि 2027 के एग्जामिनेशन में हम बढ़िया स्कोर कर पाए अपने मार्क्स को, तो हमारे इस वीडियो को सीक्वेंस वाइज डेली देखिए। हमने ऑलरेडी 5 वीडियो को अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। ये मेरा 6वां लेक्चर होने वाला है, और इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 के अवतल दर्पण के जितने भी किरण आरेख की डेरिवेशन है हम उसको खत्म करते हुए चलेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था अवतल दर्पण पर किरण आरेख। हमारा टॉपिक था पिछला लेक्चर का अवतल दर्पण पर किरण आरेख। अवतल दर्पण पर किरण आरेख। अवतल दर्पण पर किरण आरेख। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हर वो चीज को प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को डेली बेसिस पे अटेंड करना है। ओके, चलिए। हमने अवतल दर्पण के किरण आरेख में हमने केस नंबर 1 को क्लियर कर लिया था, जिसमें वस्तु जो था वो अनंत पे था। वस्तु कहाँ था? अनंत पे था। और वस्तु अनंत पे था तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था वस्तु से बड़ा बनता था, वास्तविक बनता था और आभासी बनता था। तो और एक चीज हमेशा याद करना कि जो भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, जो फिक्स होगा। केस नंबर 2 आज हमारे रहने वाला है। अगर जो न्यू है और डायरेक्ट इस हमारे क्लास में आके टपके हैं तो आप लोग जाके पहले लेक्चर 1 को अटेंड कीजिए, और लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे सीक्वेंस वाइज होते हुए लेक्चर ये 6 तक आइए, तब आप लोग को ये क्लास पूरी तरह से समझ में आएगी। चलिए, तो अवतल दर्पण पर किरण आरेख में केस नंबर 2 आज होने वाला है। केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 की शर्तें हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे लिख सकते हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब किस तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र के स्थित पे हो तब किस तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण यहाँ पे बना लीजिए आप ऐसे। तो साइड में अच्छा, ये अवतल दर्पण है, और बीच वाले रेखा को हम बोलते हैं, यहाँ पे प्रधान अक्ष। हम पी से किसको सूचित करते हैं? ध्रुव को सूचित करते हैं। आप लोगों को पता है, क्योंकि अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे। अगर हम ये संकेत में आप लोग को लिख के देख रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ इससे वो सूचित होगा। आप लोग को समझ आएगा, पी होगा। और यहाँ पर कोई वस्तु है, अब की बार जो वस्तु रहने वाली है ये एफ है, बस है। ये दर्पण का व्यास है एम डैश, और यहाँ पर सी है जो वक्रता केंद्र का काम करेगा। और अब की बार जो वस्तु होगा ये जो है ये अवतल दर्पण है। आप लोग इसको भी ऐसे लिख लेना, अवतल दर्पण। इतना काम करो पहले, ये अवतल दर्पण। यहाँ पर वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आएगी जो ए डैश और बी डैश होगी। अब यहाँ पे देखना, समझना आप सब, यहां से प्रकाश की किरण आती है। दर्पण के परावर्तन के बाद ये जो वक्रता केंद्र है, हम हमेशा एक बताएं कि जब भी प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण के परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है जी? फोकस से होकर गुजरती है।
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सेकेंड लिख देना, इसको वैसे रखो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। वस्तु को बोल रहे हैं वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र बोल रहे थे, यहाँ पर इसको स्थिर रखो और थोड़ा सा इसको वक्रता केंद्र पे ही है। ओके, अब देखो प्रकाश की किरण है, परिवर्तन के बाद क्या हो रहा है कि फोकस से होकर गुजर, ये फोकस से होकर गुजरती है, पता है तुम सबको, फोकस से होकर गुजरेगी। फिर अगर नीचे से प्रकाश की किरण आ रही है परिवर्तन के बाद, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये हमेशा हमेशा याद करना, परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसको ऐसे मिटा लो। अब तुम खुद बताओ कि जो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अगर प्रतिबिंब की बात करें इसमें हम, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है इसमें, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहले तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक, उसके बाद आभासी बन रहा है। और तुम ध्यान से देखोगे जो ये वस्तु है इसके बिल्कुल बराबर बन रहा है, बिल्कुल बराबर बन रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर। इसमें से जो फिक्स चीज है वो है वास्तविक, वास्तविक सब में बनेगा। ओके, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 में देखो, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में लिखा, केस नंबर 3 यहाँ पे है। केस नंबर 3 में है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केस नंबर 3 में लिखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र, केस नंबर 3 में लिखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, बीच में हो, तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण बनाना, यह अवतल दर्पण है और बीच वाला रेखा को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष, एम डैश। यहाँ पर क्या करना है कि P है, ये F है जो फोकस का काम कर रहा है, ये C है वक्रता केंद्र। वस्तु को यहाँ पे रखना है, वस्तु को क्या रखना है, यहाँ पे रखना है। और वस्तु जो होगा यहाँ से प्रकाश की जब किरण आएगी A डैश और B डैश, और जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी तो टकरा के क्या होगी, फोकस होकर गुजरेंगी, फोकस होकर गुजरेंगी। तुम सोचो और मिलाओ इसमें प्रतिबिंब कैसा बन सकता है। इस तरह का कुछ डेरिवेशन होगा, अब तुम सोचो इसे मिलाओ किस तरह का प्रतिबिंब बन सकता है।
यहाँ पर देखोगे तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसे बनेगा, ए डैश बी डैश। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो यहाँ से ये वस्तु है, ये वस्तु था, वस्तु से बिल्कुल ये बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर प्रतिबिंब के बारे में लिखना चाहोगे, प्रतिबिंब इसमें कैसा बन सकता है, प्रतिबिंब इसमें कैसा बन सकता है, तो प्रतिबिंब अगर इसमें बनेगा, ये तो वास्तविक फिक्स है, वास्तविक बनेगा, ये बनेगा वास्तविक है। उसके बाद आभासी है, आभासी बन सकता है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, ये बन सकता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखो केस नंबर 3, ये केस नंबर 4 है यहाँ। केस नंबर 4 में लिखो, केस नंबर 4 में क्या हो सकता है, केस नंबर 4 का ड्यूरेशन देखो, स्क्रीनशॉट लो इसको। देखो इसमें जब वस्तु दर्पण के फोकस पे स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण के फोकस पे स्थित हो तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर अवतल दर्पण बनाना, अवतल दर्पण बना लो, ये बीच वाले को हम बोलते हैं सी से सूचित करते हैं, जो वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर इसको पी बोलेंगे। और बोल रहा है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित होते, यहाँ पर वस्तु रहने वाला है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे ए डैश और बी डैश के नाम से। जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगा तो इससे फोकस से ही होकर गुजरेगा, इस तरह का जाएगा। इस तरह का। तुम इस वस्तु के बात करोगे, यहाँ पर इसका वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। ये जो है प्रतिबिंब है, ये जो है प्रतिबिंब है, और ये था वस्तु, यानी ये बिंब था। तो हमने बताया है कि कोई एक चीज है जो अवतल दर्पण में हमेशा फिक्स रहेगा, वो है वास्तविक, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, देखना। अगर प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब का बात करें तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हम एक तो फिक्स है, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये फिक्स है। आभासी भी बन रहा है यहाँ पे, आभासी भी बनेगा, ये तो फिक्स है, आभासी भी बनेगा। और वस्तु से कहीं ना कहीं ये बड़ा बनेगा, वस्तु से कहीं ना कहीं ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। टोटल 4 डेरिवेशन है, चारों डेरिवेशन का आप लोग समझोगे, समझ रहे हो। आप इसको स्क्रीनशॉट लो। अब बात करेंगे हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का डेरिवेशन करेंगे। ये अवतल दर्पण का था। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? घड़ी बना के लिखो। उत्तल दर्पण में किरण आए। उत्तल दर्पण पर किरण आरेख। उत्तल दर्पण पर किरण आरेख। हेडिंग बना के लिखो, उत्तल दर्पण पर किरण आरेख। उत्तल दर्पण बनाओ अपने कॉपी में। उत्तल दर्पण है। बीच वाले रेखा को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। बीच वाला जो रेखा है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। आगे इसका रहने वाला है फोकस, ऊपर का त्रिज्या जो भी है। प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी, फोकस है। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होंगी। फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होंगी। प्रकाश की किरण है ये, प्रकाश का किरण। दर्पण का व्यास m डैश m, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी के रूप में होगा, और जो भी यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगी वो फोकस से होते हुए गुजरेगी, गुजर के प्रतीत होती है फोकस से। इतना समझ, थोड़ा सा समझना कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, पहले लिखो इसमें, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी के रूप में होगा।
सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से छोटा बनता है, फिक्स है। आभासी बनेगा हमेशा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, बस। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है चीन परिपाटी। चीन परिपाटी क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। चीन परिपाटी क्या होता है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तब धीरे धीरे दर्पण के सूत्र को सिद्ध करना है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उस पहले चीन परिपाटी समझो। चीन परिपाटी क्या होता है। हेडिंग बनाओ अपने कॉपी में, चीन परिपाटी। चीन परिपाटी, ये शब्द क्या है। चीन परिपाटी क्या है। चीन परिपाटी चीन परिपाटी को समझने से पहले छोटा सा एक चित्र बनाना कि ये मान लो कि ये दर्पण का कोई ध्रुव है जिसको हम P से सूचित कर रहे हैं। ये दर्पण का कोई ध्रुव है जिसको हम P से सूचित कर रहे हैं। x x डैश x x डैश x डैश मान लो उसको। ये P है जो ध्रुव है, ये ध्रुव। ये जो है दर्पण का ध्रुव है। इसका ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, समझ लेना। इसको बोल सकते हो मूल बिंदु भी बोल सकते हो। यहाँ पे मूल बिंदु, मूल बिंदु। मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी जो होता है, मूल बिंदु के बाईं ओर की जो दूरी होगा वो ऋणात्मक होता है। बाईं ओर की दूरी मतलब इधर, मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इधर ये ऋणात्मक होता है, और ये धनात्मक होता है। ऋणात्मक धनात्मक,
चलो क्लियर करो। मूल बिंदु के ऊपर वाले हिस्सा क्या होगा? मूल बिंदु के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो धनात्मक होता है, नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक होता है। ये समझ, ये जो है आपतित प्रकाश की किरण है, मान लो कि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी। अब आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, ये चीज है, इसको आप लोग नोट करो। तो यहाँ पे लिख सकते हो मूल बिंदु के ऊपर वाले भाग धनात्मक तथा नीचे वाला भाग ऋणात्मक होता है। ऊपर नीचे। नेक्स्ट, मूल बिंदु के दाएं वाला भाग ऋणात्मक तथा बायां वाला भाग धनात्मक होता है। समझ रहे हो? अब मान लो कि इस मूल बिंदु पे अगर कोई वस्तु है, हमने यहाँ पे कोई वस्तु को रख दिया ए डैश बी डैश, तो तुम क्या कह सकते हो कि वस्तु के दायां वाला भाग क्या होगा? धनात्मक होगा। वस्तु के ऊपर वाले हिस्सा धनात्मक होगा, वस्तु के नीचे वाले हिस्से ऋणात्मक होगा, वस्तु के बायां वाला भाग क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस तरह से इसको आप लिख लो। फिर उसके बाद एक नोट बना के लिखना अपने कॉपी में, यहाँ पे नोट बना के लिखना, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस ना, अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है और फोकस होता है, और फोकस क्या होगा? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नोट नंबर 2 में लिखना,
उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या सी, फोकस और फोकस एफ धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इससे समझे कि जो भी अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर का जो दर्पण है अवतल दर्पण, उसका जो फोकस होगा और सी होगा, ये किस होगा, पॉजिटिव वे में होगा, ऋणात्मक होगा, सो ऋणात्मक होगा। जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस और सी क्या होगा, धनात्मक होगा। ये कंक्लूजन है इसका। इस चेंज परिपाटी से और इस नोट, ये जो नोट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट करो। तब बात करते हैं हम आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, ओके इसको लो। आवर्धन क्या हो सकता है, लिख रहा हूं अपने कॉपी में। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन लगाया गया सर। आवर्धन क्या होता है, मान लो कि ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई, मान लो कि यहाँ पे वस्तु है, ये वस्तु है और ये फोकस है, इससे जो जाके आप प्रतिबिंब बनेगा, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है और वस्तु की जो ऊंचाई है, इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा, इन दोनों के जो बीच में अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं आवर्धन, उसी को हम बोलते हैं आवर्धन। मतलब बोल सकते हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। एच है तो एच डैश एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन में लिखना प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मतलब कि आवर्धन बराबर क्या होगा यहाँ पे,
आवर्धन बराबर होगा एच डैश बटा में एच, ये एक फॉर्मूला है इसका। आवर्धन बराबर एच डैश बटा में एच। आवर्धन को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। इस हिसाब से क्या होगा कि एम बराबर एच डैश बटा में एच, यह आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन का सूत्र। अब दर्पण सूत्र की बात करें, मिरर ऑफ फॉर्मूला की बात करें अगर, तो होता है एक बटा में वी माइनस एक बटा में यू बराबर एक बटा में एक बटा में वी माइनस एक बटा में यू बराबर एक बटा में। अब यहाँ पे जो होता है एफ के मतलब अगर देखोगे, एफ का मतलब होगा यहाँ पे फोकस, यू मतलब होगा प्रतिबिंब, और भी यहाँ पे रहेगा वस्तु, भी यहाँ पे रहेगा वस्तु। इससे हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो ये लेक्चर 6 है जो आज इतना ही तक रहने वाला है। लेक्चर 7 में हम क्या करेंगे, लेक्चर 7 में हम दर्पण सूत्र को क्या करना है, हमें दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको हम क्या करेंगे, कल इसको हम सिद्ध करेंगे। ओके, चलिए।